जगती हो, शादी के बाद ससुराल में क्या करोगी? माफ करना भाभी, वो रात को काम करते करते 12 बज जाते हैं ना, तो नींद पूरी नहीं हो पाती। भाभी से जुबान लड़ाने से अच्छा अगर काम पर ध्यान दोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। अब एक और लफ्ज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारी जुबान से। काम करो जल्दी जल्दी। प्रीति ये बोलकर रसोई से चली जाती है। बाहर बैठी हुई उसकी माँ नीलम ये सब सुन लेती है और दुखी होकर अपने मन में कहती है, हे भगवान, न जाने मधु के ससुराल वाले उसे कब विदा करा कर ले जाएंगे। कम से कम मधु अपने घर चली जाएगी तो उसे रोज रोज इस प्रीति बहू के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि रहना तो हमें बुढ़ापे में नितिन और प्रीति के साथ ही है। मधु तो आज है कल पराई हो जाएगी। नीलम और प्रकाश को सब कुछ नजर आ रहा था जो भी प्रीति मधु के साथ कर रही थी, लेकिन घर की शांति के लिए हर कोई इस बात को नजरअंदाज कर दिया करता। एक दिन प्रकाश ने अपनी थोड़ी बहुत जमीन बेची और उसके पास लाखों रुपए आए। शाम को पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था कि तभी प्रीति ने कहा, पिताजी, आपने जो जमीन बेची है उससे जो पैसे आए हैं, मैं तो कह रही हूँ हम उससे थोड़ा मेरे लिए जेवर ले लेते हैं। माँ जी को तो इस उम्र में जेवर पहनने से वैसे भी एलर्जी हो जाती है। प्रीति बहू, तुमने बहुत समझदारी की बात की है। अजय, ऐसा कीजिए, प्रीति और मधु दोनों के लिए कुछ जेवर बनवा लीजिए। प्रीति ने जैसे ही अपनी सास के मुंह से मधु का नाम सुना, उसके तन बदन में आग लग गई और वो तपाक से बोली, माँ जी, मधु के लिए जेवर बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी शादी से पहले ही उसका कन्यादान हो चुका है और दहेज का सारा सामान उसके ससुराल भिजवाया जा चुका है। फिर अब मधु जेवर का क्या करेगी? नितिन भी अपनी पत्नी प्रीति का ही साथ देने लगा, जैसे मधु उसकी सगी बहन ही ना हो। हाँ पिताजी, प्रीति ठीक कह रही है। कोई जरूरत नहीं है मधु के लिए जेवर बनाने की। अभी तो हम जानते भी नहीं है कि मधु के ससुराल वाले आगे कैसे निकलेंगे। फिर ये सब कुछ अभी करने की क्या जरूरत है? प्रकाश ने अभी तक कुछ नहीं कहा था क्योंकि अभी तक सिर्फ उसकी बहू ने तेवर दिखाए थे, लेकिन आज अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके दिल पर जैसे गहरा जख्म लगा। तभी नीलम बात संभालते हुए बोली, एक काम करिए जी, अभी कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। इन पैसों को बैंक में जमा करवा दीजिए, बाद में देखा जाएगा कि इनका क्या करना है। वैसे भी सोने के दाम तो निरंतर घटते बढ़ते रहते हैं, तो अभी सोना खरीदना फायदेमंद नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अभी मेरा मन भी नहीं है कि हम सोना खरीदें। वैसे भी कुछ समय के बाद डिजाइन पुराने हो जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा तोड़वाकर बनवाना ही पड़ता है। ऐसे जेवर की बात वहीं बंद हो जाती है। इस बात को भी 2 साल गुजर जाते हैं। अब प्रीति को मधु घर में बहुत ज्यादा खटकने लगी थी। उसने कमरे के अंदर अपने पति नितिन से कहा, आप फोन करके बोलते क्यों नहीं हो मधु के ससुराल वालों को? जब शादी से पहले कन्यादान हो चुका है, सारा दहेज जा चुका है, तो अब वो अपने घर की बहू को भी लेकर जाए यहाँ से। अरे बाबा, ले जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? वैसे भी वो घर पर रहती है तो तुम्हारे काम में मदद भी तो करवाती है ना। अगर मधु घर में नहीं होगी तो माँ जी मेरी मदद करवा देंगी। वैसे भी इस उम्र में उनके हाथ पैर चलते रहने चाहिए, बीमार नहीं पड़ेंगी। आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। किससे कैसे काम करवाना है मुझे अच्छे से आता है। आप सिर्फ मधु की विदाई की तैयारी कीजिए, वरना ये शादी से पहले का कन्यादान भारी पड़ जाएगा अगर उसके ससुराल वाले उसे लेकर ही ना गए तो। और ऐसा ही होता है। नितिन मधु के ससुराल वालों से बात करता है। अगले ही दिन मधु के फूफा ससुर, उसका पति अभिनव और उसकी सास मधु को विदा करवाने के लिए आ जाते हैं। घर पर चाय पीते समय अचानक फूफा ससुर के ऊपर थोड़ी चाय गिर जाती है। प्रकाश उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम की तरफ लेकर जाता है तो वहाँ अकेले में फूफा ससुर ने प्रकाश को एक कड़वा सच बताया। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने सगे रिश्तेदारों की परवाह न करते हुए मुझे इतना बड़ा सच बताया। मैं अपनी बेटी की जिंदगी नरक नहीं बनने दूंगा। प्रकाश उसी समय बाहर आता है और कोई भी बहाना देकर मधु की विदाई से साफ इनकार कर देता है। वो लोग मधु को बिना लिए ही गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद प्रकाश मधु के ससुराल वाले गाँव में जाकर खुद तहकीकात करता है तो फूफा ससुर की बताई हुई सारी बातें बिल्कुल सच निकलती हैं। प्रकाश घर आकर ये बात सभी लोगों को बताता है, लेकिन प्रीति इस बात पर भी घर में कलेश करने लगती है। ये कोई बात होती है भला? अब जब बचपन में शादी कर ही दी है तो वो निभानी तो पड़ेगी ही ना। शादी से पहले दिया हुआ सारा दहेज, कन्यादान सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मधु के भाग्य में यही लिखा है, होने तो जो हो रहा है। तभी नीलम अपनी बहू प्रीति को गुस्से से देखती है और गरज कर कहती है, बस कर प्रीति, जब से तू इस घर में आई है तब से तूने मेरी बेटी की जिंदगी को वैसे ही नरक बना दिया है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी फूल जैसी बेटी अपने ससुराल में जाकर भी दुख झेले। कोई बात नहीं, अगर बचपन में उसका कन्यादान हो गया था तो क्या हुआ, हम उसकी दोबारा अच्छे घर में शादी करवाएंगे और तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो प्रकाश जी ने जमीन बेची थी और उसके जो पैसे बैंक में है, उससे हम मधु को एक नया घर लेकर दे देंगे। और नितिन तू, अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी के मुंह में आकर तुझे अपनी सगी बहन का दुख भी नजर नहीं आता। तो इसके साथ बिताया हुआ वो बचपन, वो लड़ाइयां, वो राखी सब भूल गया। शर्म आनी चाहिए तुझे। हम दोनों भी अब इस घर में तेरे साथ कभी नहीं रहेंगे। प्रकाश, नीलम और मधु अब अपना सामान बांधकर घर छोड़कर जाने लगते हैं। नितिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति उसका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, रहने दीजिए जी, जाने दीजिए। पूरे घर में हम दोनों आराम से रहेंगे। क्या फिक्र की बात है, हो सकता है मम्मी पापा अपने आप ही कुछ दिन बाद वापस आ जाए। नितिन अपनी पत्नी प्रीति की ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो झटके से उसका हाथ हटा देता है और चिल्लाकर बोलता है,
तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे इस झूठे प्यार के लिए आज तक मैं हर रिश्ते से समझौता करता रहा प्रीति, लेकिन अब समय आ गया कि जो सही है मैं उसका साथ दूं। इस घर से कोई जाएगा तो जरूर, लेकिन मेरा परिवार नहीं, बल्कि तुम। इसके बाद नितिन तुरंत प्रीति का सारा सामान बांधता है और उसे उसके मायके छोड़कर आ जाता है। मायके में महज 10 दिन ही अपनी 2 भाभियों के साथ रहने के बाद प्रीति की अकल बिल्कुल ठिकाने आ जाती है। एक दिन वो सुबह 5 बजे रोते हुए अपने ससुराल आती है। प्रीति की ये बात अब पूरे परिवार को समझ में आ जाती है। हालांकि प्रीति द्वारा अतीत में की गई गलतियों को बदला नहीं जा सकता था, लेकिन उसका पछतावा सच्चा था। उस दिन के बाद से उस पूरे गांव में फिर कभी किसी बच्चे की बचपन में शादी नहीं हुई। हर कोई खुशी खुशी रहने लगा। कुछ समय के बाद मधु के लिए भी एक बहुत अच्छे और संस्कारी परिवार का रिश्ता मिल गया और वो भी धूमधाम से शादी करके अपने नए घर विदा हो गई। उषा और माया दोनों देवरानी जेठानी थीं। उषा के पति का खुद का एक कारोबार था जो कि अच्छा चल रहा था, लेकिन माया का पति एक छोटी सी दुकान चलाता था, इसलिए उनकी आमदनी जरा कम थी। उन दोनों देवरानी जेठानी की एक बेटी थी। उषा की बेटी का नाम आंचल और माया की बेटी का नाम गीतिका था। वो सभी एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। एक रोज, ये देख, मैं आंचल और गीतिका के लिए नई फ्रॉक लाई हूँ, वो शर्मा जी के यहाँ जो पार्टी है उसमें पहन लेंगी। दीदी, आखिर क्या जरूरत है इतनी महंगी ड्रेस लाने की? चुप कर तू, वो दोनों ही मेरी बेटियां हैं और मेरे लिए बराबर हैं। मैं गीतिका को भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना आंचल को। अब तू चुपचाप से ड्रेस पसंद कर रही है या नहीं? दोनों ही देवरानी जेठानी एक दूसरे की बेटी को भी उतना ही प्यार करती थी जितना खुद की। ऐसे ही समय बीता और दोनों लड़कियां जवान हो गईं। फिर एक रोज, अरे माया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी मेरी बहन निधि का फोन आया था। वो बता रही थी जब वो हम जालंधर गए थे ना खुराना जी की बेटी की शादी में, वहां एक बहुत बड़े घराने से लोग आए थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। उनका एक बेटा है रौनक। जब से उसने हमारी बेटी आंचल को देखा है उसका दीवाना हो गया है। कहता है शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। इकलौता है, अपनी आंचल राज करेगी वहां राज। अरे बेटी को अच्छा घर मिल जाए और भला माँ बाप को क्या ही चाहिए। सही कहा जीजी आपने। माँ बाप गरीब हो या अमीर, सबकी यही सोच होती है कि उसकी बिटिया महलों में राज करे, लेकिन हम सबकी ऐसी किस्मत कहाँ। फोन पर बात आगे बढ़ती है। एक रोज रौनक अपने परिवार के साथ आंचल के घर रिश्ता लेकर आ पहुंचा। दोनों देवरानी जेठानी सुबह से लड़के वालों की खातिरदारी की तैयारियों में लगी हुई थी, तो उन्होंने झट से आंचल को देखकर हाँ कर दी और कुछ देर बाद दोनों तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हो जाती है। बहन जी, अब रिश्ता जुड़ ही गया है तो मैं सोच रही हूँ हम आए हैं तो रोका कर ही देते हैं, फिर 2 महीने बाद सगाई और फिर शादी कर देंगे। आप ठीक कह रही हैं। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, तब तक आप गेस्ट रूम में आराम कर लीजिए। आप लोग भी थक गए होंगे, तब तक हम रोके की तैयारी कर लेते हैं। मेहमानों को गेस्ट रूम में छोड़कर वो दोनों रोके की तैयारी में लग जाती हैं। दीदी, फल और मिठाई तो कम रहेगा, इतने बड़े लोग हैं तो ऐसे रोका करना ठीक नहीं रहेगा। आप एक सोने का सिक्का, 10 किलो मिठाई और सबके लिए एक जोड़ी कपड़े मंगवा लो। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, एक नहीं 5 सोने के सिक्के और दामाद जी के लिए भी 5 जोड़ी कपड़े मंगवा लेती हूँ, बाकी एक एक जोड़ी सबके लिए। अरे भाई, एक ही तो दामाद है हमारा। सुनिए जी, आप जल्दी से बाजार जाकर सामान ले आइए, तब तक हम बाकी तैयारियों में जुट जाते हैं। उषा अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहती थी, इसलिए वो दिल खोलकर पैसा बहाती है। इसी तरह 3 घंटे में वो पूरी तैयारियां कर लेते हैं। कुछ देर बाद, आओ माया, आगे आकर दामाद जी को सोने का सिक्का, कपड़े और मिठाई दो। लेकिन दीदी मैं क्यों? अरे तू भी तो आंचल की माँ ही है, बचपन से तुमने भी तो उसे बेटी की तरह ही पाला है, और वैसे भी मुझसे ज्यादा तो तुझे इसकी चिंता रहती है। सच कहूं तो मुझसे ज्यादा आंचल का ये ख्याल रखती है। चल अब आगे आओ। वाह बहन जी, आप दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर तो हमारा मन भी खुश हो गया। देवरानी जेठानी में झगड़े तो हमने बहुत सुने थे, लेकिन इतना प्यार पहली बार देख रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों का रोका हो जाता है। लो भाई, अब आपकी बिटिया हमारी हुई। कुछ दिनों बाद हम सगाई करके जाएंगे और उसके बाद सीधा शादी, फिर अपनी अमानत को बड़ी धूमधाम से लेकर जाएंगे। और वैसे भी हमारा बेटा भी उतावला हुआ जा रहा है। क्या पापा अभी? ऐसे वो लोग रिश्ता पक्का करके आ जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने बाद उन दोनों की सगाई भी हो जाती।